हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर केमिस्ट्री। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन चैप्टर के ओपन चेन, क्लोज चेन स्पीशीज से रिलेटेड लगभग बेसिक पॉइंट सीख चुके हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट आपका बचा हुआ था जो कि हम लोगों का आज का टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जैसा कि हम लोग बेसिक क्लासेस में देखे हैं, होमो मीनिंग सेम से होता है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो हेट्रो वर्ड है, हेट्रो मीनिंग डिफरेंट, अदरवाइज आप इसका एक और मीनिंग ले सकते हैं अदर देन कार्बन। तो यदि हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का डिफिनीशन सोचें तो जैसा कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपने देख रखा है कि वहाँ रिंग और साइकिल फॉर्मेशन में ओनली कार्बन पार्टिसिपेट करते थे, बट अगर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक स्पीशीज में सोचें तो रिंग फॉर्मेशन में इन एडिशन टू कार्बन अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सेलेनियम, जर्मेनियम etc कैन पार्टिसिपेट। तो आइए हम लोग सबसे पहले इनका डिफिनीशन लिखते हैं। सच साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड in which minimum one atom of other element except carbon can participate are called हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनको हिंदी में आप विषम चक्रीय यौगिकों के नाम से जानते हैं, जिसका कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब यदि हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ कॉमन हेट्रो एटम्स सोचें तो इन जनरल आपको वो तीन दिखेगा। It may be nitrogen, oxygen और sulfur, but other than these three elements also there are some fixed element like silicon, germanium, phosphorus, arsenic, selenium, tellurium which can participate as heteroatoms। तो इसके लिए हम लोग अगला पॉइंट लिख सकते हैं, generally heteroatoms are नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर, बट समटाइम्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम। अगर हम लोग हीमोग्लोबिन में सोचें तो वहाँ आयरन भी होता है। अगर हम लोग कोबालेमाइन विटामिन का जो एक केमिकल नेम है उनमें सोचें तो कोबाल्ट भी हो सकता है। आपने ज़रूर बायो के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ रखा होगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का एलिमेंट पाया जाता है। तो इन जनरल ये सारे एलिमेंट्स etc आर प्रेजेंट। अब यदि हम लोग हेट्रोसाइक्लिक स्पीशीज को डिवाइड करें तो जनरली इनका दो मेन कैटेगरी है, एक को आप एलिफेटिक कहते हैं और दूसरे को एरोमेटिक कहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड, और ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अब अगर साइक्लिक केस में हम लोग देखें तो वहाँ पे आपको जनरली दो कंडीशंस दिखते हैं। एक स्मॉल रिंग का कंडीशन होता है 3 to 4 मेंबर्स रिंग, और दूसरा कॉमन रिंग का कंडीशन होता है 5 to 7 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ हम लोग अगले पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि अगर स्मॉल रिंग का केस आपको लेना हो हेट्रोसाइक्लिक स्पीशीज में तो दीज आर 3 to 4 मेंबर्स, और अगर
हम कॉमन रिंग पे सोच रहे हैं, तो दीज आर 5 4, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, 5 4 एलिफैटिक हेटेरो कंपाउंड्स आर एनालॉगस with ethers, thioethers, amines and amines। अब जो दूसरा कैटेगरी है आपका एरोमेटिक वाला, उसके लिए आपने ऑलरेडी हकल्स रूल पढ़ रखा है। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग यहाँ चर्चा करें कि अगर हेट्रोसाइक्लिक केस में हमको एरोमेटिसिटी होना है तो इसके लिए साइक्लिक कंजुगेटेड स्टेट मीनिंग प्लेनर स्पेसीज और साथ ही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर planar conjugated and having, ये जो हकल नंबर का ऑर्डर है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन एरोमेटिक। अब यदि हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे आपके डेली लाइफ मीनिंग प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ लैब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब यदि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो विभिन्न तरह के हार्मोन्स का सेक्रेशन हमारे आपके बॉडी में होता है। अगर हम लोग हीमोग्लोबिन्स की बात करें तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। डिफरेंट टाइप के न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के कंपोनेंट अगर हम एमिनो एसिड पे विचार करें, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो एज ए मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं, साथ ही विभिन्न तरह के कलर या डाइज आप कहें तो उनके केमिकल्स का जब आप स्टडी करते हो तो उनमें मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक स्पेसीज होते हैं। तो इनके लिए हम लोग अगले पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, दे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल into our daily lives। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग सोचें तो डिफरेंट तरह के विटामिन्स की अगर हम आप बात करें, डिफरेंट हॉर्मोन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर यदि हम लोग हीमोग्लोबिन को रखें, आप इनके साथ ऐड करके हार्मोन्स न्यूक्लिक एसिड के बाद आप लिख सकते हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स एंड डाइज। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में अगले पॉइंट के रूप में आप ध्यान रखें कि यहाँ जो हेट्रो एटम्स होते हैं वो 1 भी हो सकता है, चूँकि हम लोग डेफिनेशन में मिनिमम 1 लिखे हैं, और मोर देन 1 भी हो सकते हैं। अब मोर देन 1 में अगर हम आप सोचते हैं, सपोज करिए 2 हेट्रो एटम्स का केस, तो वो दोनों सेम हो सकता है या दोनों डिफर कर सकता है। इसके लिए एक अगले पॉइंट के रूप में आप नोट करें, इन केस ऑफ these compounds either one or more heteroatoms
may be present, which are, और ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं which can be same और different। अब कैसे, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके लिए ये रख रहा हूं, सेकेंड में ये है, थर्ड केस में इसी में डबल बॉन्ड मीनिंग फ्यूरेन का केस कर देता हूं। ऐसे जो आपने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है इसे एजरीडीन कहते हैं। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, THF इसको शॉर्टली लिखते हैं, पूरा वर्ड होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और फ्यूरान भी लिखा जाता है। दिस इज फ्यूरेन और फ्यूरान जो आप लिखें, तो किसी किसी बुक में आप AN तक ही देख सकते हैं और नॉर्मली हम लोग फ्यूरेन लिखते हैं। चौथे एग्जाम्पल के रूप में पायरोल का केस है ये। पांचवें एग्जाम्पल के लिए मैं पायरिडीन को लिख रहा हूं, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन का रिप्लेसमेंट नाइट्रोजन के द्वारा होगा, तो ये हो गया आपका पायरिडीन का स्ट्रक्चर। अगले छठे एग्जाम्पल के रूप में मैं इंडोल को लिख रहा हूं, कुछ इस तरह से। अदरवाइज आप इसमें दोनों में एरोमेटिसिटी पूरा कर लें तो ये इंडोल हो जाएगा। अब अभी देखिए जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं इन सबों में आप गौर करें, इसमें हेट्रोएटम नाइट्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन था, इसमें भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है या यहाँ भी नाइट्रोजन है। तो अभी हमने सिंगल हेट्रोएटम का केस लिया है, पहले आप इसे नोट करिए, फिर मल्टीपल हेट्रोएटम का केस। सेवंथ केस या एट्थ केस को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ जो पायरिडाजीन का केस है या प्यूरिन का केस है, अगला आपको कॉमेरिन नज़र आ रहा होगा। इसमें देखिए दो हेट्रोएटम्स हैं, जैसे यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ भी दो नाइट्रोजन है, इस केस में आपका दो ऑक्सीजन है। लेकिन इस केस कॉमेरिन में अगर आप देखें तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में 2 हेट्रोएटम है, बट रिंग में अगर काउंट करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपका 5 कार्बन है। मीनिंग इस पॉइंट पे जैसा कि आपने बॉन्ड लाइन में पढ़ा है तो 5 कार्बन होंगे। मीन्स इस हेट्रोसाइक्लिक स्पेसीज के रिंग में अगर हम सोचें तो 1 हेट्रोएटम है, ये जो 1 ऑक्सीजन है ये रिंग के बाहर है। तो अगर हम लोग सोचते हैं तो यहाँ पे देखिए ये दोनों नाइट्रोजन सेम है आपका, ये दोनों नाइट्रोजन पायरिडाजीन के केस में भी सेम है, लेकिन 1,2 आइसोजेलॉल जो आपने लिखा है इसमें नंबरिंग कुछ इस तरह से आपको करना होगा, वो आगे मैं सिखा रहा हूँ, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पे जो आपको ऑक्सीजन है और 2 नंबर पे नाइट्रोजन है, ये 2 अलग अलग हेट्रोएटम्स हैं। तो अब उम्मीद है आप पीछे का पॉइंट समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। में अगर हम बात करें तो 2 सिस्टम है हेट्रोसाइक्लिक स्पेसीज के नेमिंग की, एक को आप कॉमन और ट्राइबल सिस्टम बोलते हैं और दूसरे को सिस्टमेटिक नेम या IUPAC नेम आप कहते हैं। तो अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो कुछ ऐसे आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, जिनमें कॉमन नेम ही उसके IUPAC नेम में अडॉप्ट किया गया। बट कॉमन नेम्स का एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, उनके कुछ डिफिनिट रूल नहीं है, या हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फीचर को वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कॉमन या IUPAC नेम जब हम लोग लिख रहे होंगे तो हेट्रोसाइक्लिक स्पेसीज के कुछ स्पेशल नेम हैं हर रिंग सिस्टम के लिए। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट लिखते हैं कि देयर आर
स्पेशल नेम्स फॉर कॉमन और IUPAC names of heterocyclic compounds. अब अगर हम लोग, जैसा कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में बोला कि ऐसे एग्जाम्पल्स को सोचें जैसे फ्यूरान है, थायोफीन है, पायरोल है, तो ये सब कॉमन नेम है जिसको IUPAC में एडॉप्ट किया गया है। तो इनके लिए हम अगले पॉइंट में लिख सकते हैं, देयर आर मेनी कंपाउंड्स फॉर विच common names are used as सिस्टमेटिक नेम, और आप IUPAC नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अब अभी हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनमें कॉमन नेम्स को IUPAC नेम के फॉर्म में आप यूज़ करते हैं। तो जैसे कि फ्यूरेन हो गया, थायोफीन है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट जब सल्फ़र से हो गया तो थायोफीन। चूँकि सल्फ़र जो है, तो सल्फ़र के अदर नेम्स की अगर हम आप बात करें, जिसको कि हिंदी में आप गंधक कहते हैं, तो सल्फ़र के लिए आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि सल्फ़र को ग्रीक वर्ड्स में थायो और मरकैप्टो भी कहा जाता है। इसी रीज़न से आप देखिए फ्यूरेन के ऑक्सीजन का जब रिप्लेसमेंट हुआ तो आप थायोफीन वर्ड देख रहे हैं, थायो जो सल्फ़र को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले केस में हम पायरोल देख सकते हैं, फिर पायरिडीन हो गया आपका। नेक्स्ट केस, पायरिडीन के रिंग के साथ अगर 2 नाइट्रोजन यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया तो पायरिडाजीन हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखिए, क्विनोलिन, इंडोल, प्यूरिन, कॉमेरिन और एक्रिडीन। इन सारे केस में आप कॉमन नेम्स को एज IUPAC नेम यूज़ करते हैं, तो इसे ध्यान में रखें। तो एटम्स पे सोचते हैं, तो जैसा कि हम लोग पीछे भी लिख चुके हैं या देख चुके हैं कि हेट्रो एटम्स के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं। तो इन एटम्स के लिए जो प्रीफिक्स वाला पार्ट होगा आपके IUPAC नेम में, वो क्या होते हैं, इसका एक टेबल मैंने लिखा है, इसे आप समझें कि अगर हेट्रो एटम के रूप में ऑक्सीजन है तो आपको पता है कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, और ऑक्सीजन होने पर प्रीफिक्स जो आप इस्तेमाल करते हैं दिस इज ऑक्सा, OXA। यदि हम नाइट्रोजन के लिए सोचें तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इनके लिए जो प्रीफिक्स लगता है वो आपका एजा होता है, AZA। यदि हम बात करें सल्फर की तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अभी जस्ट हमने पीछे आपको चर्चा किया है कि सल्फ़र को आप थायो या मरकैप्टो भी कहते हैं, तो उसी के थायो वर्ड से रिलेटेड है इसका प्रीफिक्स थाया, THIA। अगर हम बात करते हैं सेलेनियम की 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेलेना होगा इसका प्रीफिक्स। अगर हम बात करते हैं टेलुरियम तो टेलुरा। इसी तरह से फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, आर्सेनिक के लिए अगर हम सोचें तो आरसा, सिलिकॉन के लिए सिलिया या सिला आप लिखें, SILA, सिला। जर्मेनियम के लिए जर्मा। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड का सफिक्स डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इनमें मेनली आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन कि मेरा रिंग साइज क्या है, मीनिंग 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5, 6, 7 और 8 मेंबर्ड। नॉर्मली तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3, 4 या 5 का केस रहता है, लेकिन मैंने 8 तक का लिख दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज़ आपको वहाँ जस्टिफाई करना होता है रिंग साइज़ को। दूसरा चीज़ आपको देखना होता है कि जो गिवन स्पेसीज है मेरा, वो क्या अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है। तो अगर अनसेचुरेटेड होगा तो उनके लिए अलग सफिक्स निर्धारित हैं, और सेचुरेटेड होगा तो उनके लिए अलग सफिक्स निर्धारित हैं, जिसके लिए आप देखें मैंने हेडिंग लिख रखा है, सफिक्स फॉर फुल्ली अनसेचुरेटेड कंपाउंड, एंड राइट साइड जो है मेरा दिस इज सफिक्स फॉर फुल्ली सेचुरेटेड कंपाउंड। और तीसरा जो पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है वो ये ध्यान देना है
कि चूँकि मैक्सिमम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन आपको इन कॉमन पूछा जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। मतलब तीसरा पॉइंट हमें ध्यान देना है कि मेरा जो स्पीशीज है वो विथ नाइट्रोजन है या विदाउट नाइट्रोजन है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग अलग अलग कंडीशंस को सोचते हैं कि रिंग साइज 3 मेंबर्ड है आपके पास और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो यदि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है विथ नाइट्रोजन तो आप देखें आपका सफिक्स होगा आयरीन, IRINE। बट अगर विदाउट नाइट्रोजन का केस हो तो दिस इज IRENE। तो ये अंतर है यहाँ स्पेलिंग में, आप देख सकते हैं I और E लेटर का। अगर हम बात करें सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, तो सैचुरेटेड में आप देखिए विथ नाइट्रोजन हो तो सफिक्स इरिडीन होगा IRIDINE, बट अगर विदाउट नाइट्रोजन का केस होगा तो इरेन होगा। नेक्स्ट केस, अगर हम लोग 4 मेंबर रिंग ले रहे हैं तो अनसैचुरेटेड केस में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दोनों के लिए ही आप देखें आपका सफिक्स ETE सेम रहेगा। बट अगर विदाउट आप अनसैचुरेटेड केस सोच रहे हैं, मीनिंग सैचुरेटेड कंपाउंड सोच रहे हैं, तो विथ नाइट्रोजन और विदाउट नाइट्रोजन में अंतर होंगे। कैसे, तो आप देख सकते हैं यदि विथ नाइट्रोजन हो तो इटिडीन और विदाउट नाइट्रोजन हो तो ईटेन। तो ये कुछ आपके कॉमन सफिक्स का टेबल मैंने लिखा है, आप इसे नोट कर लें और इसे ध्यान में रखें। आप जब नंबरिंग करते हैं तो उनके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो हेट्रोसाइक्लिक स्पीशीज में जब कभी आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, मीनिंग पोजीशन 1 डालते हैं, तो वो हेट्रो एटम से स्टार्ट होता है। मीनिंग हम लोग अगले पॉइंट में लिखें फर्स्ट पोजीशन विल गिवन टू हेट्रो एटम्स। और अगर हम लोग नोमेनक्लेचर को एक्चुअली समझें तो मैं आपको, जैसा कि आपको स्टडी प्लान दिया था उसमें बात हुई थी कि अभी तो हम लोग क्लासिफिकेशन चैप्टर में हैं, IUPAC नेमिंग या कॉमन नेमिंग के लिए मैं एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं हेट्रोसाइक्लिक का पॉइंट आपको सिखाने जा रहा हूं। तो अगर हम लोग फर्स्ट पोजीशन देंगे तो वो हेट्रो एटम से स्टार्ट होगा, देन साइड चेन्स are numbered with lower position। और इसके लिए एक पॉइंट हम लोग ध्यान रखें, if present, क्योंकि ये आपको तभी सोचना होगा जब साइड चेन प्रेजेंट हो। अदरवाइज साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो तब तो आप सिंपली किसी भी तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए आप अपना नंबरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि यदि फर्स्ट एग्जांपल के रूप में मैंने फ्यूरेन का केस रखा आपके लिए, तो अब यहाँ हेट्रो एटम ऑक्सीजन से आप नंबरिंग शुरू करने वाले हैं, तो ये तो 1 होगा। अब यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो कुछ इस तरह से नंबरिंग जाएगा 1 2 3 4 5। इसी को आप दूसरे रूप में क्लॉकवाइज नंबरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही सेट आपका यहाँ पर सेम दिखेगा। 1 तो ऑक्सीजन को आपने डाला, अब क्लॉकवाइज नंबरिंग ले ले 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ विदाउट साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट था, इसलिए आप देख सकते हैं कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन से नंबरिंग कर सकते थे। सेकेंड केस में अगर पायरोल लिया जाए तो विदाउट साइड चेन है। अब आपका नंबर 1 नाइट्रोजन को 2 3 आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पे दे सकते हैं। बट अगर अदर एटम्स हों तो उनके लिए हम एक अगला पॉइंट देखते हैं। अब आए, अगर हमारे पास थायोफीन का केस होता तो अब आप नंबरिंग को समझ रहे होंगे। सल्फर को मैं 1 दूंगा, नेक्स्ट 2 3 4 5, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। अदरवाइज फिर एंटी क्लॉक में आप इसे सोच लें 1 2 3 4 एंड 5।
अब अगले पॉइंट के रूप में हम लोग देखते हैं कि यदि मोर देन वन टाइप ऑफ हेटेरो एटम आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो वहाँ आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर का ख्याल रखना होता है नंबरिंग के लिए, जो कुछ इस तरह से आप लिखते हैं। यदि हम प्रायोरिटी और प्रेफरेंस ऑर्डर लिखना चाहें तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला प्रेफरेंस आप ऑक्सीजन को देंगे, देन सल्फर एंड देन नाइट्रोजन। अब जैसा कि हम लोग देखें फर्स्ट एग्जांपल में नाम लिखा हुआ है 1,2 आइसोजेलॉल, तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट 1 पोजीशन नाइट्रोजन पे डाल लेते हैं तो ये रॉन्ग होगा। यहाँ आपका 1 पोजीशन किसको दिया जाएगा, देखिए सीनियरिटी के अनुसार या प्रायोरिटी के अनुसार ऑक्सीजन को, तो 1 आप ऑक्सीजन को देंगे, देन 2 आप नाइट्रोजन को देंगे, आगे कार्बन में कंटिन्यू आपका नंबरिंग कुछ इस तरह से होगा। तो ये हुआ नंबरिंग का सही तरीका। अब अगर हम यहाँ पे 1 देते 2 कार्बन को दे देते तो ये भी रॉन्ग होता। अगर हम अगले केस में बात करें तो अब आप देख सकते हैं कि सल्फर को आपने पोजीशन 1 दिया। अब यदि कोई ऐसा सोचें कि लेफ्ट साइड से मीनिंग क्लॉकवाइज आप नंबरिंग कंटिन्यू रखते हैं तो 2, 3 मिथाइल तो 3 पे होना चाहिए, बट नाम में आपको 4 मिथाइल दिख रहा होगा। रीज़न क्या है कि सल्फर के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी आपका नाइट्रोजन होगा, तो सल्फर 1, देन 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हो गया आपका सही नंबरिंग का तरीका। अब आप देख सकते हैं 4 पे मिथाइल ग्रुप था तो 4 मिथाइल थायाजोल। अब अगले पॉइंट के रूप में हम लोग देखते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको फ्यूज्ड रिंग अगर दिया गया हो तो उनके नंबरिंग का एक दूसरा तरीका होता है। वहाँ पे आप उनके साइड आर्म्स को स्मॉल लेटर ABC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए आप अगले पॉइंट के रूप में ध्यान रख सकते हैं कुछ इस तरह से कि इफ देयर इज फ्यूज्ड रिंग ऑफ heterocyclic compounds, then their side arms are denoted as small a, b, c, d, etc. आप लिख लें। अब फॉर एग्जाम्पल हम पायरिडीन का केस आपको दर्शाते हैं। अब अगर मैं इसे पायरिडीन के फॉर्म में दिखा रहा हूँ तो निश्चित रूपेण यहाँ कंजुगेटेड सिस्टम होता है। यहाँ अगर डबल है नेक्स्ट सिंगल, फिर डबल, फिर यहाँ पे आपका डबल होगा। अब नंबरिंग सिस्टम के अनुसार देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। तो आप 1 और 2 के बीच का जो साइड आर्म है इसे स्मॉल a लिखेंगे, 2 और 3 के बीच b लिखेंगे, 3 और 4 के बीच c, 4 और 5 के बीच d, 5 और 6 के बीच e, और 6 और 1 के बीच का साइड आर्म फिर f लिखा जाएगा। मीनिंग 1 एंड 2 के बीच आपने a लेटर लिखा, 2 एंड 3 के बीच आप साइड आर्म को स्मॉल b लिखते हैं, 3 एंड 4 के बीच आप C लिखते हैं एंड सो ऑन। अब इसके लिए मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, पहले आप इसे नोट कर लें। अब फ्यूज रिंग में साइड आर्म नोटेशन के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट केस में आप देखें इसका नाम बेंजो बी फ्यूरेन, ब्रैकेट में आपको B दिख रहा होगा। कैसे? आप राइट साइड के रिंग को ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं कि ये तो फ्यूरेन का केस है, तो इसका साइड आर्म ये स्मॉल a, नेक्स्ट साइड आर्म स्मॉल b, जहाँ से ये बेंजीन रिंग का सिस्टम इसके साथ फ्यूज था इसीलिए बेंजो बी फ्यूरेन हो गया। सेकेंड केस में आते हैं तो राइट साइड के रिंग पे अगर हम सोचें तो वो पायरिडीन का केस है। अब आप देखिए यहाँ से साइड आर्म सेकेंड से ये अटैच्ड हो रहा है तो उसी तरह से यहाँ बेंजो बी पायरिडीन लगा हुआ है। अगले केस में देखें अगर हम थायोफीन है राइट साइड का रिंग आपका, तो दिस इज स्मॉल a, नेक्स्ट वन इज B एंड साइड आर्म C। तो चूंकि थर्ड साइड आर्म से आपका बेंजीन रिंग फ्यूज्ड कर रहा है इसीलिए बेंजो C थायोफीन यहाँ पे आपको पहले आप लैंग्वेज लिख लें कि फॉर पार्शियली अनसैचुरेटेड
heterocyclic compounds position of double bonds are represented as delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 etc. अब देखिए यहाँ जो आप डेल्टा 1 लिखते हैं तो ऐसा लिखने का मतलब है कि 1 और 2 पोजीशन के बीच आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। डेल्टा 2 का मतलब हो गया 2 और 3 के बीच आ रहा है। अब अगर हम इसी कंपाउंड में नंबरिंग पे सोचें तो आप देख सकते हैं 1 तो नाइट्रोजन पे होगा, फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच है, इसीलिए आप सिंबल में देख सकते हैं डेल्टा 2 लगा हुआ है। नेक्स्ट 4 एंड 5। अब अगले केस में देखिए नाइट्रोजन को आप 1 लेंगे, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं 3 और 4 पोजीशन के बीच डबल बॉन्ड था तो इसको डेल्टा 3, चूँकि ये 3 लोअर डिजिट हुआ आपका तो उसको लिखा गया है। नेक्स्ट अब आइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी 1 मिलेगा, नेक्स्ट नाइट्रोजन 2, 3, 4 एंड 5। तो 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, डेल्टा 2 लिखा गया। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नेमिंग में अभी जो कुछ मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको हायर क्लासेस में भी काम देते हैं, तो इसे आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि यदि हेटेरोसाइक्लिक रिंग में आपको कहीं भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का पेयर दिखता है तो उनके पोजीशन को 1H, 2H, 3H के फॉर्म में इटैलिक कैपिटल से उसे दिखाते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिख लें कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन फॉर heterocyclic compounds are represented as इटैलिक कैपिटल के साथ आप इसे 1H, 2H, 3H etc के फॉर्म में ध्यान रखें। अब पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारा जो नंबरिंग होगा ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह से जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही वैलेंसी सेटिस्फाई हुआ है, मीनिंग यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन छुपा हुआ था बॉन्ड लाइन के फॉर्म में। तो ये जो 4th कार्बन है इसके साथ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था, सो आप नाम में देख सकते हैं 2 मिथाइल 4H लगा हुआ है। अब अगले केस में यदि हम लोग देखें, इसको मैंने पहले ही इंडिकेट कर रखा है, तो ये 1 होगा, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देख सकते हैं ये 2H इसी के लिए रिप्रेजेंट किया गया। अगले केस में आते हैं, नाइट्रोजन का पोजीशन आप 1 देंगे, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अब आप देखिए 3rd पोजीशन पे आपका एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कनेक्टेड था, इसीलिए 3H यहाँ पे लिखा गया है। तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एग्जाम्पल और उनके नेमिंग के पॉइंट्स देखे। अब बाकी के टॉपिक्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और अब तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।